वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब लॉन्ग रन में नॉर्मल इसी प्राइस पे लोगों को रिजिड चाहिए, प्राइस की बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नहीं लेंगे। तो तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे। इन ओलिगोपोली द फ्यू फर्म्स आर, जो ओलिगोपोली वाली फर्म मार्केट है उसके अंदर क्या प्राइस टेकर होती है, नहीं स्टिक। ओलिगोपोली यानी फ्यू फर्म्स, अभी बताया कि जहां पर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस। हाँ जी बच्चों, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा फिर से आ गए हूं एमसीक्यू बूस्टर लेके। चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 3 करेंगे आज, ठीक है, जानदार शानदार तरीके से। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 3। लेट्स गो। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म्स डिमांड कर्व इज। परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है जहां पे हॉरिजॉन्टल बनता है कर्व हमारा, ये होता है ना परफेक्ट कंपटीशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एआर का कर्व, एमआर का कर्व यही होता है, और इसी को ये डिमांड कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि एआर कर्व को ही क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। क्वेश्चन ने पूछा था फर्म का डिमांड कर्व क्या होगा, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, सी इज द आंसर। चलो, इन द लॉन्ग रन फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स, लॉन्ग रन में क्या अर्न करेगी। बेटा देखो, शॉर्ट रन में कुछ भी हो, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट हो, सुपर नॉर्मल हो या लॉस हो, लेकिन लॉन्ग रन में हम ये मानते हैं कि ऑलवेज देयर इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा लॉन्ग रन में, फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। समझ गए, क्योंकि शॉर्ट रन में अगर लॉस था तो फर्म्स वहां से छोड़ के चली जाएंगी, एग्जिस्टिंग फर्म सर्वाइव करेंगी, उनका लॉस नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था तो वहां पर और फर्म्स आ जाएंगी, और फर्म्स आ जाएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब लॉन्ग रन में नॉर्मल ही होगा। ठीक है जी, तो इट्स आंसर है। चलो, अब मोनोपोली फॉर्म्स डिमांड कर्व इज, मोनोपोली फॉर्म का कैसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में तो स्ट्रेट लाइन होती है, मोनोपोली फॉर्म का कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या सेम एज इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें वाला ऑप्शन नहीं दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला, ये दे दिया, क्योंकि मोनोपोली फॉर्म अपने आप में ही इंडस्ट्री है, वही इंडस्ट्री है, वही फॉर्म है। समझ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ फॉर्म्स होती है वो मिलकर एक इंडस्ट्री बनती है, लेकिन मोनोपोली फॉर्म में तो सिंगल ही सेलर होता है, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और वही अपने आप में इंडस्ट्री है। तो यानी कि सेम एज इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का डिमांड कर रहा है वही फॉर्म का है, क्योंकि वो अपने आप में ही इंडस्ट्री है। ठीक है कि नहीं। चलो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल व्हेन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है। एक मोनोपोली के पास पावर होती है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने की, तो वो कब कर सकता है, जब अलग अलग मार्केट्स में अगर इलास्टिसिटी मान लो सेम है, सारी मार्केट्स में इलास्टिसिटी सेम है, तो क्या वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, नहीं। वो मार्केट्स में प्राइस डिस्क्रिमिनेट तब कर पाएगा जब सब जगह इलास्टिसिटीज अलग अलग हो, यानी किसी मार्केट में तो लोग किसी भी प्राइस पे लेने को रेडी है, किसी प्राइस पे लोगों को रिजिड चाहिए, प्राइस की बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नहीं लेंगे, तो तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे। तो यानी कि मार्केट्स हैव डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, दैट इज सी। चलो जी, फिर आता है विच मार्केट फॉर्म हैज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एज अ की फीचर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की फीचर है, परफेक्ट में तो नहीं होता, सेम होता है, मोनोपोली में तो एक ही है ना। तो मोनोपोलिस्टिक इज द आंसर, जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ठीक है जी। चलो, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। अभी बात करी थी हमने कि नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में। ठीक है, शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल और लॉस हो सकता है, मोनोपोली का केस अलग है, मोनोपोली लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल कर सकती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो ये लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल करती है, या फिर क्या कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि नॉर्मल प्रॉफिट इनका कब होगा, लॉन्ग रन में, जो एक नॉर्मल बिहेवियर माना जाता है मार्केट का। ठीक है जी। चलो, इन ओलिगोपोली द फ्यू फर्म्स आर, जो ओलिगोपोली वाली फर्म मार्केट है उसके अंदर क्या प्राइस टेकर होती है, नहीं इंटरडिपेंडेंस होती है, बिल्कुल। प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता, अलग अलग भी हो सकते हैं, अनेबल टू इन्फ्लुएंस मार्केट, कर सकते हैं इन्फ्लुएंस, तो यानी कि देयर इज अ इंटरडिपेंडेंस, जो एक का डिसीजन है वो बाकी फर्म्स को भी अफेक्ट करता है। ओलिगोपोली इज द मार्केट जहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं और एक का डिसीजन बाकी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है जी। चलो, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली, इसमें से कौन सा ओलिगोपोली का फैक्टर है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, या फ्री एंट्री एंड एग्जिट, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है, या परफेक्ट नॉलेज है। हमें बताना है ओलिगोपोली का कैरेक्टरिस्टिक। तो ओलिगोपोली यानी फ्यू फर्म्स, अभी बताया कि जहां पर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है, एक का जो डिसीजन होगा वो दूसरे को अफेक्ट करेगा, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। ठीक है जी। चलो, अ नेचुरल मोनोपोली अराइजेस, एक नेचुरल मोनोपोली कैसे अराइज हो जाती है। नेचुरल मोनोपोली मतलब कि वैसे तो हम कहते हैं कंपटीशन एक्ट है भैया, मोनोपोली अराइज नहीं होनी चाहिए, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं जहां पर नेचुरली मोनोपोली अराइज हो जाती है और फिर वो अलाउड भी होती है। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो है बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसी बिजनेस का इतना ज्यादा लार्ज हो जाता है कि कोई इसको कॉम्पीट कर ही नहीं पाता, तो वो नॉर्मली इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से मोनोपोली क्रिएट बन जाती है नेचुरली। ठीक है जी। चलो,
इन परफेक्ट कंपटीशन द फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज द पोर्शन ऑफ एमसी कर्व। कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म का शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व होता है वो पोर्शन ऑफ एमसी कर्व का कौन सा वाला पोर्शन होता है, जो एबीसी कर्व के ऊपर होता है, एबीसी के मिनिमम से कट करता हो जाता है। आप जब एबीसी बनाते हैं बेटा, ये होता है एबीसी, इसको मिनिमम से कट करता हो जाता है एमसी, तो उसके मिनिमम पॉइंट से ऊपर वाला जो पोर्शन है ना एमसी का, इसी को ही हम सप्लाई कर्व मानते हैं। तो यानी क्या है, अबव एबीसी। ठीक है जी, चलो। अंडर मोनोपोली द फर्म्स मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है, याद है, एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। जब दोनों बराबर हो जाए, जब एमसी कम है एमआर से, ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाती है जब इक्वल हो जाता है। फिर जब उसके आगे बढ़ते हैं तो लॉस होना शुरू हो जाता है, राइट। जब रेवेन्यू कम होता है, कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो लॉस। तो ये मैक्सिमम पीक पॉइंट होता है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, एमआर इज इक्वल्स टू एमसी। चलो जी। In monopolistic competition, excess capacity exists because firm produces at output level where। कह रहे कि हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फर्म प्रोड्यूस कर रही है एक आउटपुट पर जहां पर क्या होता है, एसी मिनिमम है, या फिर एसी एमसी से ज्यादा है, या फिर एसी इज फॉलिंग या एसी इज राइजिंग। तो बेटा हम बात कर रहे हैं जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है। जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है इनिशियल स्टेज में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट नीचे होता है, तो वहां पर हम बोलते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। कौन से आउटपुट लेवल तक, जब तक एवरेज कॉस्ट ज्यादा रहती है, फिर एक पॉइंट पर आके बराबर हो जाती है, फिर हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तो जब तक एवरेज कॉस्ट ज्यादा है तब तक हम कहेंगे कि एक्सेस कैपेसिटी है। ठीक है जी, चलो। टेबल का सिंपल क्वेश्चन है, इफ द प्राइस इज 2 एंड द फर्म सेल्स 8 यूनिट्स, 2 रुपए तो प्राइस है, 8 यूनिट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू। तो दिए हुए हमें सामने। अच्छा, क्वेश्चन को ना भी देखें, डायरेक्ट बता सकते हैं, 8 यूनिट आप बेच रहे हो 2 रुपए के प्राइस पे, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 16। सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो, सेम क्वेश्चन में प्राइस 2 है, क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 8 से 9। मतलब आप ये टेबल को देखे बिना भी कर सकते हो, टेबल में तो आपको आंसर दिख ही रहा है, ये बिना टेबल के आ जाए तो भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 रुपए प्राइस है, 8 से 9 यूनिट पे आपने जंप करा है, तो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, तो कितने का डिफरेंस आया, 16 और 18 में 2 रुपए का, तो यानी 2 इज द आंसर। बिना टेबल के भी कर सकते हो। मार्जिनल में क्या निकालना होता है, एडिशनल, मतलब हमने 8 का टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, 9 का निकाल लिया, फिर डिफरेंस ले लिया दोनों का। सिंपल है। चलो जी। इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इक्वल्स टू, कह रहा है लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे हमारा प्राइस किसके इक्वल हो जाता है, प्राइस इक्वल हो जाता है बेटा हमारा मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट के। जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम होता है वहां पे प्राइस इक्वल हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन में, लॉन्ग रन में। याद रखनी बात, एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना। नाउ अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मोनोपोलिस्ट चार्ज अ हायर प्राइस इन द मार्केट। अभी हमने बात करी थी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पावर होती है मोनोपोली के पास, है ना। तो वो कहां पर चार्ज कर सकता है, जहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, लोअर होगी, सेम इलास्टिसिटी होगी, या क्या होगी। अच्छा, इसमें बोला केस है कि हायर कहां चार्ज करेगा वो तो हमने बात करा था कि पॉसिबल कब है, पॉसिबल कब है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जब अलग अलग हो इलास्टिसिटीज। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि प्राइस वो हायर कहां पे चार्ज करेगा, तो जहां पर कंज्यूमर की डिमांड की इलास्टिसिटी कम होगी। इलास्टिसिटी कम होने का मतलब कि वो किसी भी प्राइस पर पे करने के लिए रेडी है, खरीदने के लिए रेडी है, तो वहां पर आप ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, तो यानी कि लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द आंसर। ठीक है जी, चलो। कार्टेल्स आर कॉमनली फाउंड इन, कार्टेल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो ओलिगोपोली इज द फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पर कुछ प्रोड्यूसर्स मिलकर काम करते हैं, और ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स को हम क्या बोलते हैं, कार्टेल। तो कार्टेल हमें कहां देखने को मिलता है बच्चों, ओलिगोपोली में। ठीक है, याद रहेगा। चलो, Which of the following markets is closest to the perfect competition। देखो, हालांकि perfect competition is not a pure form, एक्चुअल में कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ आप लोगों को मार्केट के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो क्लोजेस्ट मानी जाती है परफेक्ट कंपटीशन के, और इनमें से अगर हम बात करें तो हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट की मार्केट है उसमें माना जाता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्राइस सेम है, सबको पूरी पूरी नॉलेज है, जो भी फीचर्स है परफेक्ट के वो सारे कुछ हद तक यहाँ पर मैच होते हैं। ठीक है जी, एग्रीकल्चर मार्केट में। चलो, द डिमांड कर्व फेस्ड बाय द मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म इज, जो मोनोपोलिस्टिकली कर्व फॉर्म होगी। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रेट लाइन होती है, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में हो जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो सीधा आंसर है हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ गए मेरी बात, ये वाला कर्व होता है ना, एआर का कर्व ये होता है, ये एमआर होता है, तो जो एआर कर्व है वही डिमांड कर्व होता है बेटा, इसलिए मैंने बोला डाउनवर्ड स्लोपिंग। चलो, द कंडीशन फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, नॉर्मली एमआर इज इक्वल्स टू एमसी बोल देते हैं, लॉन्ग रन में बात करें तो प्राइस इज इक्वल्स टू एमआर इज इक्वल्स टू एमसी इज इक्वल्स टू एसी। याद है, भी बात करी थी कि पी मिनिमम एसी पे जहां पर कट करता है उसी की बात हो रही है। ठीक है ना, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम।
इन ओलिगोपोली इफ द फर्म कट्स प्राइस अदर्स आर लाइकली टू, ओलिगोपोली में अगर एक फर्म प्राइस कट कर दे, अभी मैंने आपसे एक बात डिस्कस करी कि ओलिगोपोली में एक इंटरडिपेंडेंस होती है, जो एक करेगा वो बाकी को करना पड़ जाएगा, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है, एक के डिसीजन से दूसरे भी इफेक्ट होते हैं, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे ओलिगोपोली में अगर एक फर्म प्राइस कट करती है तो दूसरी भी कट करेगी, ऑल्सो कट प्राइस, करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, है ना। सेलिंग कॉस्ट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन परफेक्ट कंपटीशन में हम ऐसी बात करते हैं कि देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है, बायर अपने आप चल के आएगा, प्रोडक्ट लेगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ती है, होर्डिंग्स लगानी पड़ती है, कंज्यूमर को, बायर को अट्रैक्ट करना पड़ता है, समझ गए। तो सेलिंग कॉस्ट जो है सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट काम मानी जाती है इन सब में से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है बच्चों। चलो, If a firm sells its output on a market that is characterized by many sellers and buyers, फीचर्स को पकड़ना है ध्यान से, किसकी बात हो रही है, पहले तो many sellers and buyers हो गए, अच्छा, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया, ओके, अनलिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबल है पूरे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड परफेक्ट नॉलेज। तो जब सब कुछ जहां पर बढ़िया चल रहा है, सब कुछ जहां पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वहां पर हम किसकी बात करते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, समझ गए। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही हो सकता है, ऐसा और कहीं नहीं होता। आया हुआ क्वेश्चन है ये, Which of the following is not a feature of perfect competition? इसमें से कौन सा ऐसे जो परफेक्ट का फीचर नहीं है। वेरी लार्ज तो होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होते हैं, इनइलास्टिक नहीं होती भाई। इलास्टिक होती है, पूरा फ्लैट कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन अभी दिखाया था। इनइलास्टिक होता है जब डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, तो ये इसका फीचर नहीं है परफेक्ट का, ठीक है, आया पेपर में भी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्म अंडर परफेक्ट में क्या होगी, अभी बताया था। अगर डिमांड कर्व ऐसा बन जाए तो क्या होता है, इनफाइनाइटी तो होता है भाई, है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये वाला कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, पहले भी क्वेश्चन आया था, इनफाइनाइट, ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ है, देख लो ध्यान से। इफ द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म्स आउटपुट इज परफेक्टली इलास्टिक, पूरी तरीके से इलास्टिक है, अच्छा, देन द फर्म इज, तो बात वही है, फर्म परफेक्टली इलास्टिक है तो परफेक्ट कंपटीशन हुआ, क्योंकि इसी के अंदर होता है। डिमांड कर्व पूरी तरीके से इलास्टिक सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, परफेक्ट कंपटीशन में तो होता है ना। याद हो जानी चाहिए बातें अभी तक। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, एग्जाम में आया था ये, ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है जी। तो कंडीशन क्या होती है जनरली कि MR इज इक्वल्स टू MC, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो राइजिंग स्टेज पे होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा होता है AR और MR की लाइन, मैं इसको भी मार्जिनल रेवेन्यू लिख रहा हूँ सिर्फ क्योंकि इसी की जरूरत है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है ये, तो ये एक्चुअली इसको दो जगह पे कट करता है, ये इसको दो जगह पे कट करता है, यहाँ पे और यहाँ पे। हमें वो वाला पॉइंट चाहिए जहां पर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा हो, इंक्रीजिंग स्टेज पर हो, समझ गए, वो इक्विवेलेंट पॉइंट है। तो यानी ये इंक्रीजिंग स्टेज पे है और ये इक्वल है, तो दोनों बातें देख लो कहां पे है, एक तो ये मिल गई मेरे को, और ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप मतलब बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो फर्स्ट और फोर्थ कहां पे सही है, डी में, डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलो, व्हेन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स इट्स एवरेज रेवेन्यू आर मोर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, भाई ये बोल दिया सीधा सीधा, एवरेज रेवेन्यू आर मोर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो होता है मेरे बच्चों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जब बराबर होगा तो नॉर्मल होगा, जब एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा तो लॉस होगा। यहां पर ग्रेटर की बात हो रही है, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल, फर्म को प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए, मतलब फर्म को अगर प्रोड्यूस कर रही है तो यानी वो घाटे में है, नुकसान में है। कब ऐसा होगा कि फर्म को प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है अगर, ये तो अच्छी बात है, AR इज इक्वल्स टू ATC है, इफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। देखो हमने पहले भी बात पढ़ी थी, शटडाउन वाला पॉइंट पढ़ा था कि जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मीट हो रही तो यानी कि अब आपको बिजनेस शटडाउन करना है। तो सेम बात आ गई कि आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मीट नहीं हो रही तो यानी कि यू शुड नॉट प्रोड्यूस, ठीक है भाई। चलो ओके, MTP का है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ओके टू एंट्री दैट टिपिकली रिजल्ट्स इन मोनोपोली। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ये बैरियर नहीं है, ठीक है। मोनोपोली के साथ टक्कर देना बहुत मुश्किल है, जो मोनोपोली बन जाती है वो बनती इसी वजह से कि कोई और कंपटीशन में नहीं होता, राइट। कुछ बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से मोनोपोली के साथ कोई कंपटीशन में नहीं आ पाता और वो मोनोपोली ही रहती है, यानी कि सिंगल सेलर ही रहता है। तो हमें ये पढ़ना है कि ऐसा इनमें से कौन सा है कि जिसको आप प्रॉब्लम मानते हो कि जिसकी वजह से आप मोनोपोली के साथ टक्कर में नहीं आ सकते, और वो प्रॉब्लम हम कह रहे हैं कि नहीं है वो बैरियर, कि बैरियर नहीं है वो, मतलब हो लगता होगा हमें बैरियर पर वो है नहीं एक्चुअली में, राइट। तो देखो, फर्म कंट्रोल द एंटायर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो हो सकता है बैरियर, हमें पढ़ना है जो बैरियर ना हो, ये तो हो सकता है। अगर कोई ऐसी फर्म है जिसके पास सारा कंट्रोल है, आप कंट्रोल ले ही नहीं सकते रॉ मटेरियल का, तो आप उसके टक्कर में कैसे आओगे, नहीं आ पाओगे। प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इज सब्जेक्ट टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ आउटपुट।
अच्छा ये बैरियर है, ये तो बैरियर है, लग तो रहा है ये कि प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री के आउटपुट का है उसके अंदर एक ऐसा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है जो ब्रॉड रेंज ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपके लिए यानी कि जो भी उसके साथ कंपटीशन में जाना चाहता है उसके लिए मुश्किल बन जाए। तो बन सकता है ये, पर हालांकि मेरे को ये इतना ज्यादा कोई खास बैरियर नहीं लग रहा, मतलब मेरा ओपिनियन है। सी देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ लार्ज इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा अगर मान लो किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो उसके लिए तो नहीं है ये बैरियर, तो मैं कह सकता हूं कि मोस्ट सुटेबल अभी तक सी है, या बी भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। द फर्म होल्ड्स अ एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट फ्रेंचाइज, ये तो डेफिनेटली बैरियर है। अगर गवर्नमेंट फ्रेंचाइज है तो आप चाह के भी, चाहे आपके पास पैसा भी हो, कुछ भी हो, आप नहीं कर सकते कुछ, तो ये तो बैरियर है। पहले वाला भी बैरियर है। बी और सी में से बेटा इसके अंदर कोई भी आंसर हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताना आपको इसके अंदर क्या आंसर लगता है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा ओपिनियन है इसके अंदर, वो मुझे लग रहा है कि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज्यादा होना एक बैरियर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर अगर हम बी की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज आउटपुट इज सब्जेक्ट टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा है, ये बैरियर हो सकता है। मेरे हिसाब से सी इज नॉट अ बैरियर, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल कई बार ज्यादा हो सकता है किसी का, जो आप कैपिटल लगा के भी मीट नहीं कर सकते, तो वो बैरियर हो सकता है। पर सिर्फ मतलब मैं मोस्ट सुटेबल आंसर की तरफ जा रहा हूं, इन सब में से सारे ही बैरियर है, सिर्फ ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जहां पर सिर्फ कैपिटल होना इज नॉट अ बैरियर। कैपिटल कई बार ह्यूज कैपिटल में भी कोई लगा के ऐसे तो कोई भी बन सकता है, समझ रहे मेरी बात। मतलब कैपिटल, इनिशियल कैपिटल ज्यादा होना ये सबके लिए बैरियर नहीं हो सकता। इन सब ऑप्शन में से है वो बैरियर, मना नहीं कर रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू दीज ऑप्शंस मेरे अकॉर्डिंग सी है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको बी लग रहा है या सी लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है। जो भी आपका ओपिनियन है चेक करना, मॉड्यूल से चेक करना सबसे बड़ी बात है ना। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, जो मोनोपोली मार्केट का फीचर नहीं है। सिंगल सेलर होता है ना, कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये सब बातें। कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता, बैरियर होती है, मार्केट पावर भी, सिंगल बायर नहीं होता भाई, ये इसका फीचर नहीं है। सिंगल बायर अलग होता है, अलग तरह की मार्केट होती है, मोनोपोली बोलते हैं उसको, है ना, आया पेपर में भी। मार्केट कैरेक्टराइज बाय सिंगल बायर, लो आई गया क्वेश्चन, सिंगल बायर है जिसके अंदर, यानी खरीदार सिर्फ एक ही है ना। Our product or service and is mostly applicable to factor market in which a single firm is the only buyer। सिर्फ एक ही फर्म है जो फैक्टर्स को परचेज कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोपोली। मोनोपोली इज द फॉर्म ऑफ मार्केट फॉर्म जहां पर सिंगल बायर होता है, परचेजर सिर्फ एक ही होता है। सेलर हो सकते हैं, परचेजर सिर्फ एक ही है। जनवरी में आया था 25 में। अंडर विच मार्केट फॉर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग प्राइस चार्ज करा जाए। तो वो सबसे ज्यादा में कहां देखने को मिलेगा, परफेक्ट में, क्योंकि प्राइस सेम रहता है, कंडीशन कुछ भी हो प्राइस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। आरटीपी से था ये। अब मार्केट स्ट्रक्चर इन विच ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर आर नोन एज, हर एक फर्म इंडिविजुअली प्राइस टेकर है। याद आया कुछ, ये इंडस्ट्री है, डिमांड और सप्लाई, यहां पर एक प्राइस डिटरमाइन हुआ। अब ये एक फर्म है जो इसी प्राइस को कंटिन्यू कर रही है आगे, और ये इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स है वो यही करेगी, यानी जो भी फर्म ओपन होगी उसको यही इंडस्ट्री का प्राइस ही फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, अगेन दैट इज परफेक्ट, सी पार्ट, ठीक है जी। चलो, इफ द मार्केट डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी हैज अ नेगेटिव स्लोप, नेगेटिवली स्लोप्ड यानी नीचे की तरफ है, ठीक है, द मार्केट स्ट्रक्चर मस्ट बी परफेक्ट, तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मोनोपोली हो सकता है, नेगेटिव स्लोप होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन लिखा है, अच्छा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। देखो बेटा, मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पर बाकी ऑप्शंस को अगर मैं देखूं, इम्परफेक्ट लिखा है, इम्परफेक्ट में मोनोपोलिस्टिक भी आ जाता है, ओलिगोपोली भी आ जाता है, जिसके अंदर किंग्ड डिमांड कर्व बनता है, राइट। तो इसके अंदर मैं डी ऑप्शन को चूज करूंगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि हमें डिफाइन नहीं करा कि कौन सी मार्केट की बात हो रही है। नेगेटिवली स्लोप में हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी, तो हम कह सकते हैं कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। द मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, ठीक है। हालांकि इनमें होता है, पर एक से ज्यादा ऑप्शन दिख गए ना, सिर्फ मोनोपोली होता अगर तो मैं मोनोपोली टिक कर देता, क्योंकि डेफिनेटली उसमें नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन भी है, इसमें मोनोपोलिस्टिक भी तो आता है, उसमें भी होता है, तो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है जी। चलो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन बोथ एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम, अभी तो बताया कौन सी मार्केट में ऐसा होता है जहां पर ये दोनों सेम हो जाते हैं, AR और MR दोनों सेम हो जाते हैं। ये कौन सा वाला है, परफेक्ट कंपटीशन, है ना। परफेक्ट में AR और MR दोनों सेम होते हैं, आया था पेपर में, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लाई कर्व ऑफ कॉम्पिटिटिव फॉर्म इन द शॉर्ट रन, सप्लाई कर्व। अभी मैंने आपको बात करी थी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम के बाद जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर जाता है तो वो सप्लाई कर्व का रूप ले लेता है शॉर्ट रन का, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं ये रहा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सप्लाई कर्व ऑफ कॉम्पिटिटिव फॉर्म में मार्जिनल कॉस्ट को हम सप्लाई कर्व मानते हैं, ठीक है ना। चलो, इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग मार्केट प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, नाम आ गया होमोजीनियस का, ठीक है, होमोजीनियस, लेकिन परफेक्ट नहीं लिखा है, पर देख लो ओलिगोपोली के एग्जांपल से या प्योर कंपटीशन लिखा है।
तो बेटा जो प्योर ओलिगोपोली, वैसे ओलिगोपोली में बोला जाता है कि डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, होमोजेनियस भी हो सकते हैं, लेकिन ओलिगोपोली का एक फॉर्म है दैट इज प्योर ओलिगोपोली, जहां पर हम कहते हैं कि होमोजीनियस होते हैं प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास प्योर ओलिगोपोली। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सब कुछ? लो भाई, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट 3 भी कर दिया बेटा खत्म। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। मिलते हैं बेटा आप चैप्टर 5 के एमसीक्यू बूस्टर के साथ। तब तक मेरे बच्चों कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग मेरे बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।